देखिए, अब आपका कल के लेक्चर में आपका कुछ सामान्य बातें बताई गई थी कि पुलिस थाने के बाहर साथ अगर कोई अपराध होता है तो सीआरपीसी दो तरीका बताती हैं जिसके तहत आप दंड विधि को गतिशील कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका आपको बताया गया था कि उस अपराध की सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जा सकती है और दूसरा तरीका बताया गया था कि उस अपराध के बारे में कंप्लेंट किया जा सकता है, परिवाद किया जा सकता है, अर्थात इस्तिगासा किया जा सकता है। यदि सूचना थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जाती है तो अध्याय या चैप्टर 12 अप्लाई होगा और सेक्शन 154 से लेकर 176 तक। इसमें अध्याय 12 में पुलिस को इत्तिला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति दी गई है। तो आइए, आपको फिर बताया गया था कि इत्तिला के लिए या गंभीरता के आधार पर अपराधों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक गंभीर अपराध यानी कि संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध में यदि सूचना दी जाती है तो ऐसी दशा में वह सूचना कह सकते हैं 154 के तहत दी जाएगी और अगर असंज्ञेय अपराध में दी जाती है तो वह सूचना 155 के तहत दी जाएगी। ये कल के लेक्चर में बताया गया था। तो आइए सबसे पहले संज्ञेय अपराध की सूचना दिलवाया जाए। तो संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना सेक्शन 154 के तहत थाने के बाहर साधक अधिकारी को दी जाती है और उसी को प्रचलित भाषा में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं या प्राथमिकी कहते हैं या प्रथम सूचना प्रतिवेदन कहते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट कहते हैं या आपका उर्दू में रपट इब्तेदाई कहा जाता है। तो क्वेश्चन वाइज आपका एक एक करके शुरू किया जाए और उसी में डिटेल में आपका समझाया जाए। हाँ, एक क्वेश्चन और इंटरव्यू में पूछा गया है, वह कल हम बताए थे कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के पहले प्रथम शब्द क्यों रखा गया है। तो प्रथम इसलिए रखा गया है कि संज्ञेय अपराध में सूचना समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। अतः ऐसी दशा में एक से अधिक व्यक्ति अगर सूचना दाता है तो जो सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होगी उसी को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा। आइए अब एक एक करके क्वेश्चन वाइज मेंस का चला जाए। पहला क्वेश्चन आपका हम बता रहे हैं, तोड़ तोड़ कर बताएंगे यानी कि अलग अलग, और जो पूछे वहीं आपको लिखना है। पहला हम एफआईआर की परिभाषा बता रहे हैं यानी कि डिफिनीशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दंड प्रक्रिया संहिता में एफआईआर को स्पष्टतः परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती क्या है, इसे सीआरपीसी में स्पष्टतः या क्लियर रूप में डिफाइन नहीं किया गया है। सामान्यतः किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना धारा 154 के तहत
थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती हैं उसे एफआईआर कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, सामान्यतः किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। सेक्शन 154 के तहत उसी को एफआईआर कहा जाता है। ऐसी सूचना भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इस बात का समर्थन हमारे उच्चतम न्यायालय ने केस के माध्यम से भी किया। तो 7-8 केस भी इसमें याद रखने हैं एफआईआर में। आइए केस देखा जाए। प्रताप सिंह केरो वर्सेज पंजाब राज्य। प्रताप सिंह केरो वर्सेज पंजाब राज्य। एआईआर माने ऑल इंडिया रिपोर्टर एआईआर 1967 सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार याद रखिए केस को। प्रताप सिंह केरो वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के वाद में उच्चतम न्यायालय ने एफआईआर को परिभाषित किया और यह निर्णय दिया कि एफआईआर वह प्रतिवेदन है जिसके अधीन, फिर एक बार इसको देखिए, एफआईआर वह प्रतिवेदन है जिसके अधीन कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा संज्ञेय अपराध किए जाने का अभिकथन करता है। यानी कि एफआईआर वह रिपोर्ट है, वह प्रतिवेदन है जिसके अधीन कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध किए जाने का अभिकथन करता है। ये आपका एफआईआर की परिभाषा प्रताप सिंह केरो वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में दी गई। इस प्रकार अगर एफआईआर की परिभाषा पूछे तब ये लिखना है। आइए हम दूसरे मॉडल पर चलते हैं। एफआईआर का एम क्या है, पर्पज क्या है या उद्देश्य क्या है, यानी कि एफआईआर का उद्देश्य या पर्पज दूसरा देखना है। जहाँ तक एफआईआर के उद्देश्य की बात है, पर्पज की बात है, एफआईआर का उद्देश्य निम्नलिखित है। अगर उद्देश्य पूछे तब उद्देश्य मेंस में लिखना है, न पूछे तो नहीं लिखना है। यानी कि मेंस में लिखते समय ये सतर्क रहना है कि एक एक अलग अलग पॉइंट बताए जा रहे हैं। जो चीज़ पूछे केवल और केवल वहीं आपको लिखना है। देखिए एफआईआर का क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य एफआईआर का है कि किसी संज्ञेय अपराध की पुलिस अधिकारी से शिकायत करना ताकि वह दंड विधि को गति दे सके। यानी कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस ऑफिसर से शिकायत की जाती है ताकि वह दंड विधि को यानी कि सीआरपीसी को गति दे सके, यानी कि सीआरपीसी के प्रावधानों को अप्लाई कर सके।
दूसरा उद्देश्य है मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को, जो जिले की शांति व्यवस्था का प्रहरी हैं, अपराध के मामले में जानकारी प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य है न्यायिक अधिकारियों को घटना के तत्काल बाद घटना से अवगत कराना, यानी कि न्यायिक अधिकारियों को घटना के तत्काल बाद घटना से अवगत कराना। चौथा उद्देश्य है अभियुक्त को घटना के बाद सूचना में होने वाले बदलाव के प्रभाव या कुप्रभाव से रोकना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब एक बार कोई घटना घट गई और आपका एफआईआर दर्ज हो गई तो बार बार उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। इससे अगर बदलाव किया जाता है तो अभियुक्त पर हो सकता है कि उसका बुरा प्रभाव पड़े। अगला उद्देश्य है कि पांचवा उद्देश्य पुलिस मशीनरी को गतिशील करना, अर्थात पुलिस को एक्टिव करना, यानी कि पुलिस को गतिशील करना। ये आपका मुख्य रूप से हमने 5 एम बताए, 5 पर्पज बताए, यानी कि आपको 5 उद्देश्यों से रूबरू कराया गया, 5 उद्देश्य बताया गया। दूसरा पॉइंट भी आपका निकल गया। तीसरा पॉइंट ये आता है कि एफआईआर किन व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि एफआईआर किन व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई जा सकती है। तो आपका एफआईआर चूँकि संज्ञेय मामले में दर्ज की जाती हैं और संज्ञेय मामले से चूँकि पूरी सोसाइटी या पूरा समाज प्रभावित होता है, अतः कानूनन ये नियम है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकता है। यानी कि एफआईआर समाज का कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो कौन कौन वे व्यक्ति हैं जो एफआईआर लाज करा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो पहला वह व्यक्ति है जिसने घटना प्रत्यक्षतः देखी हो, यानी कि जो व्यक्ति घटना को अपनी आँखों से देखा है वह व्यक्ति भी एफआईआर करा सकता है। दूसरा, जिसने घटना के संबंध में सुना हो, यानी कि देखा तो घटना नहीं है लेकिन लोगों द्वारा सुना है घटना के बारे में, वह भी व्यक्ति एफआईआर करा सकता है। तीसरा, पीड़ित या विक्टिम, यानी कि जिस व्यक्ति के प्रति अपराध कारित किया गया है, यानी कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति भी एफआईआर करा सकता है। अगला, अपराध करने वाला व्यक्ति, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड हैं, वह भी जाकर अपने ही खिलाफ, अपने ही विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा सकता है। अगला नियम आया कि पुलिस स्वतः सूचनादाता बन सकती है, यानी कि पुलिस स्वयं भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। किसी को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है, पुलिस स्वयं सूचनादाता बन जाए और एफआईआर दर्ज कर ले। आपका तीसरा पॉइंट भी निकल गया। चौथा पॉइंट जो आपको अच्छे से पढ़ना है और ये ज़्यादा पूछा जाता है
कि एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए या एफआईआर के एसेंशियल एलिमेंट को बताइए या एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख करिए। तो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख सीआरपीसी की धारा 154 के क्लाज 1 में किया गया है। यानी कि सीआरपीसी की धारा 154 के क्लाज 1 में एफआईआर दर्ज किए जाने का प्रोसीजर बताया गया है और यही प्रोसीजर एक एक छोटी छोटी बातों पर गौर करते हुए आपको पढ़ना है। 154 सेक्शन 154 का क्लाज 1 में क्या क्या बातें हैं, एक एक छोटी छोटी बातें निकाली जाएंगी और ये जो इसमें छोटी छोटी बातें हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसको निकालकर और डिटेल में समझा जाता है। देखिए, अब आपका जब एफआईआर दर्ज कराने की प्रोसीजर या प्रक्रिया पढ़िए तो तुरंत आपका सेक्शन 154 को गौर करना है और 100 जो ये सेक्शन 154 हैं उसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को एक करके तोड़ना है और डिटेल में भी समझना है। देखिए, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय अपराध में होगी, असंज्ञेय में नहीं। संज्ञेय अपराध के किए जाने की प्रत्येक इत्तिला यानी कि संज्ञेय अपराध किए जाने की इत्तिला दी जाएगी और ये जो इत्तिला होगी ये समय की दृष्टि से, टाइम की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। इस पर भी हम केस बताएंगे, 2-3 केस है आपका। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला यदि पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को मौखिक दी जाती है तो उसके द्वारा या उसके निर्देशाधीन लेखबद्ध कर ली जाएगी और इत्तिला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और प्रत्येक ऐसी इत्तिला पर चाहे वह लिखित रूप में दी गई हो या मौखिक रूप में दी गई हो, लेखबद्ध की गई हो, उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो उसे दे। यानी कि संज्ञेय अपराध में इत्तिला दी गई है, यह इत्तिला समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। यह इत्तिला थाने के भार साधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। यह इत्तिला आपका मौखिक भी हो सकती हैं या यह इत्तिला लिखित भी हो सकती हैं। फिर बताया गया है, चाहे इत्तिला मौखिक हो या लिखित हो, आपका यह लिखी जाएगी थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा स्वयं लिखी जाएगी या उसके निर्देशाधीन किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। यानी कि या तो थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं लिखे या अपने निर्देशाधीन किसी अन्य अधिकारी से लिखवाए।
हैं कि इस इत्तिला पर हस्ताक्षर होगा। हस्ताक्षर किसका होगा ये भी पूछा गया है, या अंगूठा चिन्ह लगाया जाएगा। तो जो सूचना दाता है यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, सूचना दाता का हस्ताक्षर या अंगूठा चिन्ह लिया जाएगा। अगला देखिए आपका, और उसका सार ऐसी पुस्तक में हेलो उस अधिकारी द्वारा हेलो और उसका सार ऐसी पुस्तक में जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे प्रविष्ट किया जाएगा। यानी कि जो आपका एफआईआर लिखा जाएगा उसका सार यानी कि मुख्य बातें आपका एंट्री की जाएगी, प्रविष्ट किया जाएगा। और कहाँ प्रविष्ट किया जाएगा तो राज्य सरकार द्वारा विहित डायरी में। यानी कि जो राज्य सरकार ने डायरी विहित यानी कि प्रेस्क्राइब्ड यानी कि निर्धारित की है। अब देखिए ये आपका एसेंशियल एलिमेंट हुआ। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं आपका, नई बातें जोड़ी गई हैं 2013 में, फिर कुछ संशोधन भी हुआ है, उसको भी इसके बाद बताया जाएगा। देखिए इसमें आपको जब पढ़ना है संज्ञेय अपराध की सूचना तो इसके लिए 2C पढ़ना पड़ेगा। इत्तिला दी जाती है तो आखिर सूचना किस माध्यम से दी जा सकती है, यानी कि माध्यम क्या होना चाहिए ये भी देखना है। ऐसी सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। इस पर आपका 2 केस याद रखना पड़ेगा। पहला सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य, और दूसरा अमित शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। अब थाने के भार साधक अधिकारी को जब पढ़िएगा तो इसके लिए सीआरपीसी की धारा 2O पढ़िएगा। और किस थाने के भार साधक अधिकारी को तो इसी में 0 एफआईआर भी पढ़ना है। आइए एक एक करके आपका चला जाए और 3 या 4 केस भी मैं बता दूं अच्छे आपको इधर याद करने हैं। पहले इतना बताया जाए डिटेल में तब आपका और चीज़ें बताई जाएंगी। देखिए हर एक चीज़ बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। आइए एक एक पॉइंटों को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 154 के तहत जो एफआईआर दर्ज की जाती हैं वह केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में या संज्ञेय अपराध में दर्ज की जाती हैं। असंज्ञेय अपराध में एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। संज्ञेय अपराध कौन होगा
इसकी परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2C में दी गई है। संज्ञेय अपराध की परिभाषा या गंभीर अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2C में दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा अपराध या ऐसा मामला जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि ऐसा अपराध या ऐसा मामला जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना या मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अरेस्ट कर सकती है, उसी को आपका कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध या संज्ञेय मामला कहा जाता है। तुरंत आपका तैयार रखना है। इसी के साथ जो एक सेक्शन है 155 का क्लाज 4 सीआरपीसी की धारा 155 का क्लाज 4 तुरंत दिमाग में लाइएगा, यानी कि सीआरपीसी की धारा 155 का क्लाज 4 भी तुरंत दिमाग में बैठाना है। आइए इसको देखा जाए। कहावत भी कही जाती है, एक बिहारी सब पे भारी, यानी कि जैसे कहावत कही जाती है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, या एक बिहारी सब पे भारी। भाई कोई नाराज न हो, उदाहरण को उदाहरण के रूप में लिया जाए। ये बिहार के लगभग 50% लोग बिहार से ही पढ़ रहे हैं, तो किसी की भावना को आहत करने का उद्देश्य नहीं है। आपका बिहार के लोगों ने ही ये हमें बताया है, ये कहावत कि एक बिहारी सब पे भारी, तो दो बिहारी तो करे मारा मारी, और तीन बिहारी तो ट्रेन हमारी। तीन बिहारी तो ट्रेन हमारी। तो सेम उसी तर्ज पर 155 का क्लाज 4 को भी कवर करना है। यदि किसी मैटर में या यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध घटित हुए हैं, यदि किसी मामले में एक से अधिक अपराध घटित हुए हों और यदि उन अपराधों में से कम एक अपराध संज्ञेय या कॉग्निजेबल हो, तो पूरे मामले को संज्ञेय मामला माना जाएगा, और ऐसी दशा में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी। देखिए, किसी मामले में आपका कई अपराध हो सकते हैं, ये आगे बताया जाएगा आईपीसी में। तो अगर किसी मामले में एक से अधिक अपराध हुए हैं और उन अपराधों में से अगर एक भी कॉग्निजेबल या संज्ञेय निकल गया, तो पूरे मामले को संज्ञेय अपराध माना जाएगा, और आपका ये जो सूचना दी गई मानी जाएगी 154 के तहत मानी जाएगी, और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। अब अगला देखा जाए, संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला पर आया जाए। इत्तिला का मतलब ये हुआ कि सूचना का मतलब ये हुआ शिकायत, या शिकायत का मतलब आप कह सकते हैं शुद्ध रूप से इन्फॉर्मेशन। तो जो संज्ञेय अपराध के किए जाने की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि ये इन्फॉर्मेशन
कि कैसे दी जाएगी? क्या थाने पर व्यक्तिगत रूप से जाकर दी जाएगी कि ईमेल से दे सकते हैं, आप फैक्स से दे सकते हैं, फ़ोन से दे सकते हैं इत्यादि। तो वर्तमान आपका जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू है उसके अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर सूचना देना आवश्यक नहीं है। आप ऐसी सूचना ईमेल से, फैक्स से या व्हाट्सएप से या जो फ़ोन से, ईमेल से, यानी कि जो आधुनिक तरीके हैं उन तरीकों से ऐसी सूचना आप दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जो आपका आधुनिक तरीके हैं उन तरीकों से भी ऐसी सूचना दी जा सकती है। अब अगला आया कि चूंकि ऐसी सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। जब सूचना दे दी गई तो इसमें एक केस ऐड कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण केस है, ललिता कुमारी वर्सेज। यहाँ एक केस आपका ऐड करना पड़ेगा। देखिए यही एक केस आप ऐड कर लीजिएगा। ललिता कुमारी, प्रसिद्ध केस है ये भी। ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने FIR के बारे में ये स्पष्ट कर दिया कि जब सूचना पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपका अगर सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो FIR दर्ज करने के लिए बाउंड है, बाध्य है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने के लिए बाध्य हैं कि नहीं, यानी कि क्या FIR दर्ज करना मैंडेटरी है, यानी कि बाध्यकारी है, आदेशात्मक है कि पुलिस अधिकारी का विवेकाधिकार है। तो फिर केस याद रखिएगा, ललिता कुमारी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने ये स्पष्ट निर्णय दिया कि अगर सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है तो पुलिस FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है और उसका कर्तव्य भी है कि वह उस सूचना को FIR के रूप में दर्ज करे। अब तुरंत यही क्वेश्चन आपका उठा लेना है कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को संज्ञेय अपराध घटित होने की सूचना देता है और ऐसा पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देता है, डिनाई कर देता है, तो तुरंत IPC की एक धारा कोरिलेट करिएगा कि FIR दर्ज करने से इनकार करना दंडनीय है और वह जो IPC का सेक्शन है वह आपका 166A IPC
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बर्त अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो वह आईपीसी की धारा 166 ए के तहत दंड का भागी होगा। आगे देखा जाए, ऐसी जो सूचना है वह समय की दृष्टि से फर्स्ट होनी चाहिए, यानी कि समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। यानी कि जो ऐसी सूचना है इस पर भी आपका दो केस याद रखना है। आपका एक केस 2016 का है और एक केस 2018 का। फिर एक बार देखिए, ऐसी सूचना समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए। तो 2016 का भी केस देखना है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम मनमोहन सिंह एवं अन्य। ध्यान से समझिए, इसमें ये केस भी आपका लीडिंग केस है। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य के मामले में इस केस में हुआ क्या था? सुब्रमण्यम स्वामी ने आपका घोटालों में मनमोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उसी समय तमाम घोटाले हुए। तत्पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने पीआईएल दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में आपका क्या निर्णय दिया, ध्यान से इसको समझना है। देखिए, इस निर्णय को समझने के लिए आपका संज्ञेय अपराध थोड़ा बताया जाए। अभी हमने बताया भी था कि संज्ञेय अपराध में अपराध किए जाने की इत्तिला समाज का कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो ये संभव है कि संज्ञेय अपराध हुआ हो और उसकी इत्तिला एक से अधिक व्यक्तियों ने दी हो। ऐसी दशा में वह जो इत्तिला है समय की दृष्टि से प्रथम होनी चाहिए, यानी कि जो इत्तिला पहले दी गई थी समय की दृष्टि से उसी को एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाएगा। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि अगर मामला एक है और एक से अधिक एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आपका सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य के वाद में 2016 ईस्वी में ये बता दिया स्पष्ट रूप से कि ऐसी दशा में जो पश्चातवर्ती एफआईआर होगी, यानी कि पहली एफआईआर के बाद जितनी भी एफआईआरें होंगी वह अवैध होंगी, यानी कि इलीगल होंगी, अवैध होंगी। यानी कि एक मामले में एक ही एफआईआर दर्ज होगी, एक से अधिक अगर दर्ज होती हैं तो जो दूसरी तीसरी चौथी वे सब अवैध होंगी। और पुनः इस बात को दोहराया गया उच्चतम न्यायालय द्वारा 2018 ईस्वी में अमित शाह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।
यानी कि जो इस समय हमारे गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, आपका इनके खिलाफ भी मुकदमा चला था। और भाई बुरा ना लगे, इनके बारे में भी बता दिया जाए कि आपका उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य से इन्हें 2 वर्ष के लिए तड़ीपार किया था। तड़ीपार का मतलब ये हुआ कि गुजरात राज्य में 2 साल तक आप न आइएगा। ये उच्चतम न्यायालय ने इनको क्षेत्र बदर कर दिया था, यानी कि इसको कहते हैं राज्य बदर कर देना। तो राज्य बदर किया गया था। अब ये है कि किस्मत है आपका, जो व्यक्ति एक समय अपराधों में घिरा हुआ था आज देश का गृह मंत्री है। तो ऐसी दशा में ये मान कर चलिए कि कब आदमी की किस्मत बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। यानी कि कौन जानता था कि चाय बेचने वाला एक दिन पीएम बनेगा, तो कौन कहाँ जाएगा। आप लोग भी पढ़ रहे हैं कौन किस पद पर जाएगा। ये आपका संभावनाएं अनंत होती हैं। ये आपका भविष्य तय करेगा कि आप किस पद पर जाएंगे, लेकिन संभावनाएं अनंत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आइए आपका अगला पॉइंट देखा जाए। ऐसी सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जानी चाहिए। अब अगला आपका टॉपिक ये आया कि जो इन्फॉर्मेशन या जो सूचना दी जा रही है वह सूचना किसको दी जाएगी, तो वह सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। यानी कि सामान्य भाषा में थानेदार कहते हैं। थाने का मुखिया कहिए, थानेदार कहिए, SHO कहिए। थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होगा, इस बात की परिभाषा CRPC की धारा 2O में दी गई है। यानी कि थाने का भारसाधक अधिकारी की परिभाषा CRPC की धारा 2O में दी गई है। तो ये बताया गया है कि अगर थाने का भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित है तो उसके रैंक का जो नीचे का अधिकारी होगा वह थाने का भारसाधक अधिकारी माना जाएगा। देखिए यहाँ भी आपका टेक्निकल क्वेश्चन आता है। यदि थाने में आपने सूचना दी और मान लीजिए चौकी प्रभारी को आपने दिया, तो वह थाने का भारसाधक अधिकारी नहीं है। अगर चौकी प्रभारी FIR दर्ज कर लेता है तो वह FIR वैध नहीं मानी जाएगी। या आपने किसी ग्राम चौकीदार को सूचना दी, किसी कांस्टेबल को दी, तो वह भी FIR वैध नहीं मानी जाएगी। अब राज्य सरकार चाहे तो आपका अब किन किन को थाने का भारसाधक अधिकारी के रूप में मान्यता देती हैं ये डिसाइड कर सकती हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको एक लाइन बस ये जानना है कि सूचना यदि थाने के भारसाधक अधिकारी से भिन्न किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो वह FIR के रूप में मान्य नहीं होगी। अब अगली समस्या यहाँ ये बनती है कि ऐसी जो सूचना है वह किस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी। यानी कि ऐसी सूचना किस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जाएगी।
तो ये आपका सीआरपीसी ही अगला लेक्चर चलेगा, ताकि एफआईआर के बारे में जो बारीकियां हैं वह आपको बताई जा सकें। और आपका 15 मिनट बाद अभी सीआरपीसी ही चलेगी, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। धन्यवाद।